हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने अपनी क्लास 9 के सीसी मैथ एक्सरसाइज वाला पॉइंट 2 पूरा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या करने वाले भाई, तो इस क्लास में कुछ नहीं, हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज 12 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे आप बोलते हैं। तो एक्सरसाइज 12 क्योंकि 1 और 2 दोनों मिक्स करके आपके मिक्स वेज बन के आए हुए। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो वृत्त पर कोई स्थित दो बिंदु है, वृत्त है, चलो भाई ये देखिएगा वृत्त है, इस पे कोई दो बिंदु है, मान लो ये और ये, इसको मिलाने वाली रेखाखंड, या फिर यहाँ पे भी और इस का भी गया, तो कहलाता क्या है, वो क्या कहलाता है आपका, जीवा चौथ कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, जीवा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा लंबाई वाला, सबसे ज्यादा लंबाई वाला कहाँ तक जाता है भाई, तो उसका कहाँ तक जाता है, व्यास पे जाता है, अगर व्यास से ऊपर होगा फिर घटेगा, यहाँ व्यास से नीचे भी होला तो फिर भी घट रहा है, तो सबसे ज्यादा लंबाई का कौन होता है, वो तो व्यास ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का अंश माप होता है। अब यहाँ पे अर्धवृत्त का अंश माप, अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त का, या बताओ कि कितना डिग्री का होता है। यानी कि ये बना और ये बना, आपसे पूछ रहा है क्या ये जो कोण बनता है ये कितना डिग्री का होता है, इसका अंश माप बताइए, और अंश कहने का मतलब डिग्री में बताना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त बना, अब इसको आपको क्या बताना है, एंगल कितना होगा। ठीक है, ये एंगल जो होगा वो एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, यदि, अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या होला आपको बता सकते हैं, यदि चाप के द्वारा, यहाँ पे देखिएगा मैं बनाती हूँ एक पिक्चर, ये हो गया वृत्त के केंद्र। ठीक है, मान लो कि ये केंद्र आपका जो है ओ है, अब ये एक चाप है पी क्यू, तो चाप, ये जो एम, जो आपकी मास की बात कर सकते हैं, मास तो नहीं कर सकते भाई, इसी आप इंडिकेट करते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण यहाँ पे 80 डिग्री है। ओके, तो पूछता है क्या, अब यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा क्या, पी क्यू चाप का बनाया 80 डिग्री, तो अब पूछ रहा है क्यू पी कितना बनाएगा, ये टोटल कोण कितना होता है 360 का, उसमें से 80 डिग्री इसने बना दिया है, तो बच्चा जो वो ये बचा हुआ है, तो 80 डिग्री माइनस कर लीजिए, तो कहने का मतलब 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 280 डिग्री, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 280 डिग्री। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा ए में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ओ वृत्त का केंद्र है एवं केंद्रीय कोण ए ओ बी 60 डिग्री है, तो चाप, फिर से देखिएगा ए भी चाप है, वो भी केंद्र पे ही क्या किया है, कोण बनाया हुआ है, तो वो कोण कितना होगा। तो देखिएगा एक वृत्त लेते, इसका केंद्र लिया ओ, ये बनाया ए बी चाप, ये तो वृत्त वजह स्ट्रॉबेरी लगता है बन गया, देखिएगा फिर से स्ट्रॉबेरी बन गई, ये देखिए वृत्त का केंद्र ओ हो गया। ठीक है, क्या कहता है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है और केंद्रीय कोण कितना है ए ओ बी, मान लीजिए कि ये आपका ए ओ बी दे रखा है, ए और बी। ठीक है, ए ओ बी दे रखा है 60 डिग्री, तो अब आपसे क्या पूछा, यहाँ पे आपका बता क्या रहा है, चाप ए बी को ही लेना है, ए बी को लेना है। ठीक है, और ये एम दिखा रहा है कि अब ये चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण का माप, तो वो कितना होगा आपसे पूछ रहा है, भाई कितना बना ला, सॉरी 60 डिग्री तो बना ला, ये बोलिए ए ओ बी या फिर चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है 60 डिग्री है, तो 60 का है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त या दो सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप ए बी और ई एफ सर्वांगसम हो, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या बोला, आपके एक ही वृत्त लीजिए या फिर दो सर्वांगसम वृत्त लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन बोले हैं, चलिए एक ही वृत्त को लेते, पहले एक वृत्त लिया। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, एक वृत्त या दो सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप, एक तो ए बी और दूसरा कौन सा चाप है, ई एफ। ठीक है, ये दोनों जो चाप क्या है, सर्वांगसम है, मतलब चाप
ए बी जो है ये बराबर है चाप ई एफ का, ठीक है। तो कहता है सर्वांगसम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिएगा, अगर ये चाप बराबर हो रहा है तो इसकी संगत जीवाई भी बराबर हो सकती है और इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण भी बराबर हो सकता है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या देगा उससे हमें पता चलेगा क्या बोलना चाह रहा है। सब में लगा रहा है एम एम, इसका मतलब है ये जा कहाँ पे ला, केंद्र पर बने कोण पर। केंद्र पे जो कोण बन रहा उस पे जा रहा है, क्योंकि एम से हम उसी को इंडिकेट करते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है। तो यहाँ पे अब बात क्या होती है, मैंने पहले ही बोल दिया जब चाप सर्वांगसम है तो केंद्र पर बना कोण भी बराबर होगा। अब इसको देखना कैसे, सब तो दे रहा ए बी चाप, मतलब चाप ए बी द्वारा केंद्र बना कोण बराबर ई एफ, बी ए बराबर ई एफ, ए बी बराबर एफ। अरे भाई अब क्या हो रहा है, चक्कर तो चला रहा है ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ, हाँ चला तो रहा है। अब लिखने की तरीका पे गौर करना है भाई, लिखने की तरीका, हाँ जिस प्रकार यहाँ पे हमें चाप कैसे बोला सर्वांगसम है ए बी और ई एफ, तो इसके कोण भी हम ए बी और ई एफ को ही लेके चलेंगे। जिस प्रकार ये लिख के दिया उसी प्रकार हम कोण में भी लिख के देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला एम मतलब कि ए बी द्वारा चाप ए बी द्वारा बना कोण बराबर होगा ई एफ चाप ई एफ के द्वारा बना कोण, ठीक है। या फिर ऑप्शन पे सुन लीजिएगा अच्छे से बी ए। अब देखिएगा ए बी जो यहाँ से यहाँ तक चला था, अब बी ए लौट के फिर यहाँ मतलब बी ए कुल इतना, मतलब टोटल अगर कोण बने तो इतना बनाएगा। ये बराबर तो कभी ई एफ का हो नहीं सकता है, जब चाप ही नहीं बराबर है तो कोण कैसे बराबर हो सकता है भाई। अगला देखिएगा ए बी की बात तो ठीक है, अब एफ ही कर दी, कहने का मतलब ई एफ चल रहा था ऐसे, एफ ही चलेगा तो ऐसे। अब ये कर दी, जब चाप बराबर नहीं है तो केंद्र कैसे, केंद्र पर बना कोण कैसे बराबर होगा। तो आपका बराबर कौन है ए बी ई एफ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा। वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र, वृत्त के से घिरे हुए क्षेत्र को 2 भागों में बांटता है, तो इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त है, ठीक है, अब वृत्त है तो इसके घिरे हुए पार्ट, मान लो ये घिरा हुआ था, अब एक जीवा आया उसने बोला कि हम तेल को आधा आधी बांट देते, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये भी जीवा है, आधा आधी कर दिया। अब बात होती है क्या, आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे ऑप्शन देखिएगा तिल्जिया खंड, तो तिल्जिया से घिरे हुए हमने क्या पढ़ा था, तिल्जिया खंड, तो नाम से पता किया था कि 2 तिल्जिया और उसकी जो संगत चाप थी उसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को कहते थे। देखिए जैसे पिक्चर में देखिएगा ऐसे ऐसे 2 तिल्जिया ये और ये संगत चाप जो ये इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को कहते थे, घिरे हुए क्षेत्र को कहते थे। ये बात हमेशा जोड़ ली मैं, ठीक है। तिल्जिया खंड तो हट गया, तिल्जिया खंड तो नहीं होने वाला। अर्धवृत्त, अब अर्धवृत्त किसे कहते हैं, अर्धवृत्त किसे कहते हैं भाई, वृत्त पहले बनाते हैं, वृत्त को आधा कर देते हैं, तब तो जाके वो अर्धवृत्त होता है। अब बात होती है कि ये भी क्वेश्चन में बोला कि एक जीवा है वृत्त के घिरे हुए क्षेत्र को 2 भागों में बांट लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, अर्धवृत्त में क्या होता है भाई, वृत्त की आधी, अर्धवृत्त है तो चलो हटा देते, ये हट गया। वृत्त की आधी परिमिति लेते हैं, परिधि जिसे बोलते हो, ठीक है। उसके बाद ये डी को जोड़ते हैं, ओके, तो ये तब जाके बनता है क्या, आपके अर्धवृत्त बनता है, अर्धवृत्त, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला क्या है कि वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र को 2 भाग में बांट लाए भाई, वो भी जीवा बांट लाए, तो ये कहाँ आपको क्षेत्र को घिरे हुए क्षेत्र को बांट लाए, ये क्या बांट लाए, नहीं। एक खोखला सा मान लीजिए कि आपका गोल है, इसको आधी कर दिया, एक लाइन बीच में डाल दिया, तो बीच का तो भाग वही खोखला ही है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आती है कि अवधा या वृत्तखंड। हाँ, वृत्तखंड क्या बताया था कि चाप और उसके संगत जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो एक तो चाप ए बी है, उसके संगत घिरा हुआ क्षेत्र चाप ए बी हो गया, और जो आपकी जीवा क्या है वो ए बी है, इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र ये हो गया। तब इसको प्रत्येक को क्या कहते हैं भाई, अवधा या फिर वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर यही होगा, गलती करके मत आइएगा कि अर्धवृत्त मत मानिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। उस वृत्त जो किसी त्रिभुज के
शीर्ष बिंदु से होकर जाता हो केंद्र, उसका केंद्र क्या कहलाता है? एक वृत्त है जो एक त्रिभुज है उसके शीर्ष से होकर जाता है। देखिएगा, एक तो त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है, और फिर एक वृत्त जो उसके शीर्षों से होके जा रहा है, ABC से बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, 3 शीर्ष है तो एक बिंदु तो गुजरेगा ही, एक तो सर्कल गुजरेगा ही, मतलब वृत्त तो गुजरेगा ही। अब यहाँ पे बात क्या होती, कहता है इस वृत्त का केंद्र क्या कहलाएगा? इस वृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं भाई? आपका जो वृत्त बना वो क्या बना है? त्रिभुज के बहाल बना है। और अगर अंदर की बात करती कि भुजाओं को छू के जा रहा है तो ये देखिएगा, इस वृत्त को कहेंगे अंतःवृत्त, इस वृत्त को कहेंगे परिवृत्त, इसको कहते हैं परिवृत्त, इसको कहते हैं अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त। तो इसके केंद्र को परिकेंद्र कहेंगे और इसके केंद्र को अंतः केंद्र कहेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो आपकी बात हो रही है बहाल वाले की, तो बहाल वाला क्या हो जाएगा? परिकेंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, क्या करते हैं मैंने बार बार बताया, वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष किस पे हो? वृत्त पे। देखिएगा, पहली बात तो 4 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज ABCD, इसके चारों शीर्ष ABCD कहाँ पे? इसके बिंदु वृत्त पर, तो क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। इसकी गुण भी तो आपको याद होना चाहिए। कहाँ गया भाई? 9 का B। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन, हाँ इसका एक गुण की बात मैंने बात की थी, तो इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, मतलब 2 समकोण के बराबर। अगला, 3 असंलेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजरा जा सकता है? तो पहली बात देखिएगा, 3 असंलेख बिंदु दे रखा है। असंलेख जो एक दिशा में ना हो, एक लेखा पे स्थित ना हो, वे 3 बिंदु जो एक दिशा में ना हो, सीधा कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है और ये है, इसको आपको एक दिशा में नहीं, आप एक वृत्त गुजार सकते, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बात ठीक है। अगर यहाँ पे तो संलेख बोला, अगर आपको संलेख बोले कि 3 संलेख बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकती है, 3 देखा 1 मान के चला, तो ऐसा कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिएगा कि संलेख है और संलेख है, 3 संलेख बिंदु से एक भी वृत्त नहीं खींचे जा सकते। ये देखिएगा, एक खींचे तो ये इससे गया और इससे खींचे तो ये बीच में छूट जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और आपके 3 असंलेख से एक खींच ले तो एक हो गया। अगला, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का कितना गुना होता है? मैंने बार बार बताया हुआ है कि देखिएगा, ये चाप AB और ये बनाया इस पे, और यही चाप बनाया वृत्त के शेष भाग पे, ये मान लो C। तो ये जो बने यहाँ पे केंद्र पे जो बनेगा वो वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का कितना होता है? 2 गुना होता है। 2 गुना कहाँ गया? एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग किसी बिंदु पर अंतरित कोण का कितना गुना होता है? तो पूछ रहा है कि केंद्र पर कितना गुना होता है, तो केंद्र पर 2 गुना होता है। ओके, अगला 12 नंबर, वृत्त के एक ही खंड के 2 कोण किस प्रकार होते हैं? एक ही खंड, यहाँ पे कौन से खंड की बात हो रही है भाई? वृत्त खंड की बात हो रही है। तो मान लो कि ये आपके बने वृत्त खंड, ठीक है, इसके द्वारा बने कोण, ये एक कोण बना, ये एक कोण बना, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो हमने देखा ही है। तो कहाँ गया भाई? वृत्त के एक ही खंड के द्वारा वृत्त के एक ही खंड के 2 कोण किस प्रकार के होते हैं? बराबर, ऑप्शन नंबर B। अगला, अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण के बराबर होता है? भाई अर्धवृत्त का कोण की बात कर रही है, ये नहीं पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का अंश का माप बताओ, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण कितने, यहाँ पे क्या पूछा? समकोण के बराबर होती है। कितने कोण होती है? तो 90 डिग्री का कोण होता है अर्धवृत्त का कोण। अब समकोण में पूछ रहा है तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री, इसलिए एक समकोण के बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर A हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक खत्म होता है। ये पूरा खत्म नहीं हुआ, चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है भाई? एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण कैसा होगा? एकांतर खंड में मतलब एक वृत्त के खंड लेते, चलो भाई टुकड़ा लेते, पहले तो बात वृत्त बना लेते हैं। ये मैं डायमंड बना ली हूँ, क्या मिलने वाला नहीं है ऐसे, लो ठीक है। अब एकांतर खंड, कोई खंड ले लो भाई, चलो। तो वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण क्या होगा? देखिएगा हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली बात तो वृत्त के लघु चाप द्वारा बोला था, तो मैं त्रिज्या को हटा के लघु चाप ही बना देती हूँ सीधा। ये लीजिए A और B, ठीक है।
चलो हटा देते हो, ये केंद्र जाने देती हूँ। तो कहता है लघु चाप द्वारा, अब ये मान लो कि आपका एक वृत्त का तो खंडी बना हुआ है, एक खंडी है, इस पे जो बनेगा कोण वो कैसा होगा, तो लघु चाप द्वारा बना कोण न्यून कोण होगा या दिल कोण होगा, या फिर क्या कहते हैं समकोण होगा, अधिक कोण या दिल कोण या अधिक कोण या न्यून कोण या फिर समकोण, ये 3 कोण की बात हो रही। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अच्छे से याद कीजिएगा कि भाई ये जो दिख रहा है आपको क्या केंद्र पर बना कोण, ये आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि अगर बात करते यहाँ पे जाता तो 180 डिग्री होता है, ये तो आपका सरल रेखा बन ही नहीं रहा है, तो ये तो क्या है 180 डिग्री से कम है, और यहाँ का आधा यहाँ होता है। अगर 180 डिग्री होता तो यहाँ 90 डिग्री होता, लेकिन जब 180 डिग्री से खुद कम है, उसका आधा तो और कम हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधा 90 डिग्री से जब कम ही आ रहा है तो वो कौन सा कोण चला गया भाई, 0 डिग्री से प्लस है, 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण चला गया, तो इसका आंसर न्यून कोण होगा। अगला देखिएगा, बगल के चित्र में कौन क्यू आर बराबर है, बगल के चित्र में, अच्छा ये है चित्र, कौन क्यू ओ आर बराबर, अभी जस्ट मैंने बात की क्या, ये चाप है क्यू आर, इसके केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है, ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा बस, ये लो। अगला, बगल के चित्र में कोण ए बी डी बराबर है, चलो ए बी डी, ओके, ये मैं इसको क्या करती हूँ इस प्रकार से डिजाइन करती हूँ आपके लिए, देखिएगा ये आपका क्या बन गया, एक वृत्तखंड बन गया। तो वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ से इधर से बनाया इधर, इधर से बनाया इधर। अब यहाँ पे 120 है तो ये लेखी क्यू में जलिए, दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो 120 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा तो 60 जोड़ेंगे। अब भाई ये बन गया क्या आपके वृत्तखंड के कोण 60 डिग्री, तो ये भी कोण 60 डिग्री, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सो स्वीट, बगल के चित्र में एक्स और वाई क्रमशः कितना होगा, देखिएगा। अब बात क्या करते हैं, ये चाप आपका बी डी, ठीक है, तो चाप बी डी जो है ये आपके केंद्र पर बनाया कौन 120 डिग्री, 120 डिग्री बनाया, तो ये जो वृत्त के शेष बिंदु पर यहाँ पे जो बना रहा है शेष भाग पे एक बिंदु है ए, उस पे जो बनाएगा उसका कितना होगा, आधा होगा, तो कहने का मतलब ये कोण जो होगा आपका 60 डिग्री, तो एक्स बराबर 60। अब ये बन क्या रहा है 1 2 3 4, 4 भुजा से गिली बंद आकृति चतुर्भुज, ए बी सी डी, ये चारों शीर्ष है वृत्त पर बना चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री, तो यहाँ पे x इसका सम्मुख हुआ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। तो आपके आंसर x बराबर 60, y बराबर 120, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई इसी के साथ आपके क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तो खत्म होता है, और इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है जो एक्सरसाइज 12 का, वो भी खत्म होता है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म तो आपका एक्सरसाइज 12 टोटल अब कंप्लीट हो गया। तो अगला क्लास में हम क्या करने वाले, अगला क्लास में हम जो करेंगे एक्सरसाइज 14 करने वाले, 14 हाँ हीलो के सूत्र या फिर हेलोन सूत्र, ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है। 13 में आपका ज्यामितीय स्ट्रक्चर वाला है, तो इस बोर्ड पे तक स्ट्रक्चर होने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करना तो मत ही भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, मतलब कि आपने समझा या कहीं डाउट है तो कुछ भी है आप कमेंट्स में लिखिए, कमेंट खुला हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।